सबसे पहले आर्किटेक्चर। इंडिया में आर्किटेक्चर कैसा है और आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, इसमें कुछ रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें होंगी, कुछ नॉन रिलीजियस। आर्किटेक्चर का मतलब किसी भी बिल्डिंग का बनना, चाहे वो टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो, या नॉन रिलीजियस चीजों का बनना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। या फिजिकल चीज जो हमारी आर्ट में है उनको एक तरीके से कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे रिलीजियस थिंग से। और रिलीजियस स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक चीज जो हमें दिखती है वो है स्तूपा, जो रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। तो हम जानेंगे कि भाई स्तूपा क्या होता है, कैसे इसमें सारी चीजें होती हैं। स्तूपा के बाद चैत्य, और अगला विहार, ये सब बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम टेम्पल जानेंगे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। और टेम्पल की भी तीन कैटेगरी, एक नागर टेम्पल सिस्टम, दूसरा द्रविड़, तीसरा बेसर। ये तीन सिस्टम पाए जाते हैं, नागर, द्रविड़, बेसर। फिर उसके बाद मस्जिद जानेंगे कि इंडिया में मस्जिद कैसी होती है, फिर चर्च, इसके बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद गुरुद्वारा, ये सब हमारे आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट जो रिलीजियस है। इसमें नॉन रिलीजियस में हम लोग फोर्ट, पैलेस, महल या पिलर्स, इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम रिलीजियस लेवल पे चलते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं स्तूपा में, चैत्य में और विहार में। इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने आता है स्तूपा। तो स्तूपा होता क्या है, व्हाट। फिर उसके बाद हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर या इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या होते हैं, साथ में इंपॉर्टेंस, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो स्तूपा की बात करें कि भाई ये होता क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक प्लेस है। इसे कह सकते हैं एक ऐसा आर्किटेक्चर जो रिलेटेड है बौद्ध धर्म से, बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर, और जो इंडिया के आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका स्ट्रक्चर एक नीचे एक बेस होता है, उस बेस के ऊपर एक टॉम होता है, या आप कह सकते हो एक उल्टे कटेरे की तरह होता है, सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं हर्मिका। ये हर्मिका जो है इनका सबसे ज्यादा रिलीजियसली इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि इसी के अंदर जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं या बौद्ध
धर्म से जुड़े हुए जितने भी आचार हुए, उनके जो अवशेष हैं बॉडी के, दांत हो गए या उन्होंने जो भी चीजें यूज की गई, उन सबको हर्मिका में रखा जाता है। तो होली प्लेस है। फिर इसके बाद इसके ऊपर 3 फ्लैग या छत्र आप कह सकते हो वो होते हैं, जो यूनिटी के, पीस के, इस सब के प्रतीक होते हैं। और ये जो है एक स्टिक टाइप का, इसे कहते हैं यीस्ट। यीस्ट जिसके थ्रू हर्मिका और ऊपर के जो पिलर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं छत्र। ये जो ऊपर वाला है ये कहलाता है छत्र। इसके अलावा ये जो सेमी सर्किल है, जिसे हम कह रहे थे अंड, जिसके ऊपर होता है उसे कहते हैं मेदी। एक चबूतरा थोड़ा सा ऊंचा सा बनाया जाता है, उस मेदी के ऊपर ये अंड होता है। और इस मेदी के चारों तरफ घूमने के लिए एक प्लेस होता है। जैसे हम अपने टेंपल के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे ही इसमें भी चारों तरफ घूम सकते हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिदक्षिणा पथ। त्रिदक्षिणा पथ, इस रास्ते से आप लोग घूम सकते हो। और इसके चारों तरफ वेदिका, त्रिदक्षिणा पथ के नीचे वेदिका होती है। और फिर उसके बाद एक एंट्री वाला गेट, जहां से आप लोग एंट्री कर सकते हो। ऐसे स्तूपा का स्ट्रक्चर होता है। और ये गेट जहां से एंट्री होती है, इसको ही कहते हैं तोरण। एंट्री वाले गेट को तोरण के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने स्तूपा का स्ट्रक्चर जाना कि कैसे स्तूपा होता है, किस रीजन से जुड़ा हुआ। तो स्तूपा बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले मेदी, एक चबूतरे नाम की स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर अंड, और फिर उसके चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ, और फिर वेदिका, और वेदिका के आगे गेट एक होता है। ऐसे हमें स्तूपा का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और बहुत सारे स्तूपा जो फेमस हैं वो बनाए गए, जैसे एमपी के अंदर सांची स्तूपा काफी ज्यादा फेमस है, जिसे बनवाया अशोक ने। अशोक ने इसको बनवाया। अब बात करें इनके फीचर्स की, क्या क्या चीजें स्तूपा में होती हैं। सबसे पहली बात कि ये एक तरीके से सिंबल है रेस्पेक्ट का, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आचार के द्वारा। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो आचार हैं, उनके रेस्पेक्ट का एक सिंबल वो स्तूपा है। स्तूपा एक तरीके से रेस्पेक्ट को दिखाता है, प्राउडनेस को दिखाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो सेमी सर्कल स्ट्रक्चर में बना होता है,
जिसे हम लोग अंड कहते हैं। और ये सेमी सर्कल जिस बेस पर होता है, जो हमने उसके नीचे देखा, इसे हम मेधी कहते हैं। और इस मेधी के ऊपर ही ये सेमी सर्कल होता है, और इस सेमी सर्कल के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जहां पर विजिट करने के लिए लोग जाते हैं। और इस सेमी सर्कल के ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं हर्मिका। और हर्मिका रिलीजियस रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पिलर है। हर्मिका रिलीजियस रूप से बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो सेमी सर्कल या जिसे अंड हमने कहा वो हमने देखा, उसके ऊपर जो आपने देखा एक स्क्वायर टाइप का जो बना हुआ है उसी को कहते हैं हर्मिका। और हर्मिका रिलीजियस लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की वर्शिप की जाती है। उसका रीजन होता है हर्मिका के अंदर ही बौद्ध जो मॉन्क्स हैं उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको रखा जाता है। जैसे उनके टीथ हो गए, डेथ के बाद उनके दांत इधर रख दिए, उनके बाल हो गए, उनके नाखून हो गए, साथ में उन्होंने जो जो चीजें यूज की थी उन चीजों को यूज करने वाली चीजों को भी रखा जा सकता है। और स्तूपा के नीचे किसी बौद्ध monk की बॉडी भी हो सकती है। इसलिए बोला जाता है हरिमिका एक इंपॉर्टेंट प्लेस है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, और जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो गॉड हैं वो रहते हैं। तो इनके गॉड हर्मिका में रहते हैं। और फिर हर्मिका के ऊपर जो फ्लैग टाइप का दिखता है जिसे हम कहते हैं छत्र, हर्मिका के ऊपर फ्लैग टाइप की एक स्ट्रक्चर, 3 छत्र होते हैं। वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो जो उनके गॉड हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सिंबल है कि हम लोग उनके प्रति डेडिकेटेड हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, साथ में यूनिटी को शो करता है ह्यूमैनिटी के लिए, साथ में लिबरल कैसे हमें लाइफ जीनी चाहिए उन सारी चीजों को ये 3 फ्लैग या छत्र शो करते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है छत्र इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। छत्र रिलेटेड है बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ, और जो सबसे टॉप पर स्तूपा में पाया जाता है। उसके बाद मेदी, जिसके ऊपर ये सेमी सर्कल बना है, उस मेदी से बेस बनता है स्तूपा का। कि कैसे स्तूपा बनेगा, उसका पूरा बेस जो बनता है वो मेदी से बनता है। तो मेदी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेस बनाता है, या आप कह सकते हो एक नींव की तरह काम करता है। और मेदी के ऊपर ही सेमी सर्कल होता है, और मेदी के जस्ट नीचे एक चारों तरफ सर्कल घूमने के लिए होता है जिसे हम कहते हैं प्री-दक्षिणापथ। प्री-दक्षिणापथ, जैसे आप जाएंगे किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में तो उसमें चारों तरफ घूमने के लिए कुछ होता है, ऐसे ही यहाँ पर प्री-दक्षिणापथ होता है जो यहाँ पे घूमता है। और फिर उसके आगे वेदिका। वेदिका पर कुछ चीजें लिखी होती हैं, जहां पर एक गेट होता है, तोरण, एंट्री गेट। उस पर कोई पिक्चर बनी होगी या कोई चीजें लिखी होगी,
अहम स्वर्णम गच्छामि, आत्मदीपो भव, ऐसी कुछ चीजें लिखी होंगी। और ज्यादातर जो स्तूप थे या तो ब्रिक के बनते थे या स्टोन के बनते थे। पत्थर या ईंटों के स्तूपा हमें इंडिया में दिखते हैं। और शुरुआत में इन स्तूपा का ब्यूटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, मतलब ज्यादा चमक धमक में नहीं रहते थे, नॉर्मली बना दिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे चली तो इन स्तूपाओं को भी थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन किया जाने लगा। तो मैक्सिमम जो स्तूपा हैं वो या तो ब्रिक के बने हैं, ईंट के, या फिर स्टोन इसके बने हुए। लेकिन आगे चल के जब महायान, हमने पढ़ा था कि दो कल्ट होते हैं, एक महायान दूसरा हीनयान। महायान जो बौद्ध मॉन्क्स को गॉड के रूप में देखता है, हीनयान जो बौद्ध मॉन्क्स को एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में देखता है। तो महायान वालों के पास जब धीरे धीरे पैसा होने लगा तो वो लोग स्तूपा को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने लगे, उसके ऊपर सिल्वर कोटिंग, साथ में गोल्ड कोटिंग, ये सारी चीजें की जाने लगी। तो महायान कल्ट ने धीरे धीरे स्तूपा को काफी ज्यादा ब्यूटीफाई कर दिया। इंडिया में कई तरीके के स्तूप पाए जाते हैं। एक है फिजिकल स्तूपा, मतलब जिसमें बॉडी रखी रहती है, उसकी बात होती है। दूसरा होता है गोल्ड रेटेड स्तूपा, मतलब जहां पर जर्नी की बुद्ध ने या इंपोर्टेंट मॉन्क्स ने उनके पास कोई स्तूपा बनवा दिया। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस है स्तूपा, वो एक तो है सारनाथ और दूसरा है सांची। सारनाथ और सांची का जो स्तूपा है वो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई सारनाथ में स्टैब्लिश हुआ स्तूपा किसने बनवाया। तो सारनाथ और सांची में दोनों प्लेस पर अशोक ने बौद्ध से रिलेटेड स्तूपा बनवाए। सारनाथ एंड सांची स्तूपा को स्टैब्लिश किया अशोक ने। इसने बनवाया और ये दो स्तूप काफी ज्यादा फेमस है। और साथ में तक्षशिला, जब अशोक जाता है तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर भी कुछ चीजें बनवाता है। और वहां पर धर्म रक्षिका के नाम से एक स्तूप और बनवाता है। और स्तूप बनवाने का रीजन ये था पब्लिक का सपोर्ट, क्योंकि किसी भी किंग को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। तो अशोक को लग रहा था कि अगर मैं स्तूप बनवाता हूं तो पब्लिक मेरे साथ रहेगी, इसलिए वो स्तूप बनवाता है। और इससे फायदा ये होता है कि अशोक की पॉपुलैरिटी जो लोअर क्लास है उसमें बढ़ती है, साथ में रिलीजियसली टॉलरेंस भी आती है। फिर उसके बाद अशोक के बाद आफ्टर मौर्य पीरियड जब आया, तो मौर्य पीरियड के बाद भी इंडिया में कुछ और स्तूपा बने। और सुंग सुंग जो रूलर थे उन्होंने भी स्तूपा बनवाए। और इन्होंने बारहुत होत एमपी में स्तूपा बनवाया। सांची का स्तूप भी एमपी में ही है, मध्य प्रदेश। और सांची का स्तूप सबसे ज्यादा फेमस है। आप लोग अगर
सही से अपने 200 का नोट देखोगे तो उसमें सांची का स्तूपा बना हुआ दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि सांची का स्तूपा का इंपोर्टेंस कितना है। फिर उसके बाद साउथ इंडिया में भी कुछ स्तूपा बने और इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो थी आंध्र प्रदेश के आसपास, उन्होंने नागार्जुन कोंडा के नाम से स्तूपा बनवाया। नागार्जुन कोंडा, इस नाम से स्तूपा बना आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में। साथ में अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी, वहां पर भी कुछ स्तूपा हमें मिलते हैं। तो ये हमने जाना कि भाई स्तूपा होता क्या है। तो इंडिया में कुछ फेमस स्तूपा, चाहे सारनाथ के हों या सांची के हों, जो अशोक ने बनवाए। उसके बाद तक्षशिला में धर्मरक्षक का भी अशोक ने बनवाया, और मौर्य पीरियड के बाद बहरूद एमपी में, शुंग और आंध्र प्रदेश के आसपास इक्ष्वाकु ने नागार्जुन कोंडा, ये सारे स्तूपा बनवाए बौद्ध रिलीजन से जुड़े हुए। बौद्ध आर्किटेक्चर में ही दो चीजें और आती हैं, एक आता है चैत्य, दूसरा आता है विहार। तो बौद्ध मॉन्क्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते टाइम इनको कुछ स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। तो इन स्ट्रक्चर को डेवलप रूलरों ने करवाया। एक था चैत्य, दूसरा था विहार। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार। ये प्री में भी पूछा है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दो और स्ट्रक्चर, एक चैत्य, दूसरा विहार। चैत्य एंड विहार। विहार मतलब होता है रेसिडेंट प्लेस, जहां पर भी हम लोग रहते हैं उसी को कहते हैं विहार, रेसिडेंट प्लेस। आप भी देखेंगे आपकी कुछ कॉलोनी या कुछ प्लेस के नाम विहार होंगे, जैसे नेहरू विहार, गांधी विहार। इनका मतलब होता है रेसिडेंट प्लेस, और ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातों से आया है। चैत्य मतलब वर्शिप प्लेस, जहां पर पूजा की जाती थी। चैत्य एक वर्शिप प्लेस था बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ, और इन चैत्य और विहार को पहाड़ियों को काटकर बनाया गया। तो चैत्य जो था, इसको पहाड़ियां काट के डेवलप किया गया, और इसके चारों तरफ ऐसे गोलाकार। तो ये एक रॉक है, इस रॉक से एंट्री होगी, और यहां पर वर्शिप प्लेस, कोई हो सकता है मूर्ति रखी हो या कुछ और चीज, कोई सिंबल यहाँ पे रखा जा सकता है। तो चैत्य का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहां से मॉन्क्स एंट्री करते हैं, और जहां पर एक थोड़ा सा सर्कल टाइप का दिख रहा है, वहां पर उनकी जो आइडियल होते हैं, उनकी मूर्ति या कोई सिंबल एक तरीके से होता है। और ये दोनों ही केव को काट कर बनाए हैं, या आप कह सकते हो केव इंजीनियरिंग है। मतलब उस टाइम इंडिया के पास इतनी इंजीनियरिंग थी, कितने रॉक को काट के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अगला जो विहार है, वो भी रॉक को काट के ही बनाया जाता है।
बस विहार काफी ज्यादा सिंपल होता था, इसमें रूम होते थे। रॉक को काट के जो मॉन्क्स हैं उनके रहने के लिए रेस्ट प्लेस। हमने पढ़ा था जब बौद्ध धर्म के बारे में, तो हमने देखा था ज्यादातर टाइम बौद्ध जो मॉन्क्स थे वो घूमते रहते थे, लेकिन कई बार जब बारिश का टाइम होता था तब उन्हें रहना पड़ता था एक प्लेस में। तो उस टाइम जो वो रहते थे उसी को हम कहते हैं विहार। और बहुत सारे चैत्य आपको बौद्ध, बौद्ध के साथ साथ जैन, जैन मॉन्क्स भी ऐसे चैत्य में वर्शिप करते थे। और हमने देखा कि भाई इनको केव कटिंग के द्वारा बनाया जाता था, और बहुत सारे रूलरों ने इनको बनवाया। महाराष्ट्र के अंदर जहां पर अजंता, एलोरा केव हैं, वहीं पर कार्ले, कार्ले चैत्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कार्ले चैत्य कई बार पूछा जाता है कि कार्ले चैत्य कहां पर है, तो कार्ले चैत्य महाराष्ट्र में है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं क्योंकि जो इसके पिलर्स हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो एक टूरिज्म प्लेस है महाराष्ट्र के अंदर, कि केव के अंदर जाना, केव के अंदर देखना कि कैसे ये लोग वर्शिप करते थे। तो एक कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फेमस एक चैत्य है इंडिया का। उसके बाद विहार, जहां पर मॉन्क्स रहते थे, उसे उड़ीसा के एक रूलर खारवेल, वो एक विहार बनवाता है, और वो उदयगिरी हिल, उदयगिरी हिल को काटकर उसमें बौद्ध मॉन्क्स के लिए विहार बनवाता है। इसके अलावा वेस्ट इंडिया में नासिक के पास कार्ले भुज, कार्ले भुज का विहार भी हमें दिखाई देता है। तो कार्ले भुज विहार इन महाराष्ट्र और उदयगिरी हिल विहार इन उड़ीसा, ये कुछ कार्ले हैं। तो हमने स्तूपा देखा, चैत्य देखा, विहार देखा, ये सारे स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं बौद्ध और जैन रिलीजन से जुड़े हुए। स्तूपा एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर किसी बौद्ध मॉन्क की डेथ के बाद बनाया जाता है, और उनकी बॉडी से रिलेटेड जो भी रेजिड्यू रहे उनको रखा जाता है। साथ में चैत्य जो वर्शिप प्लेस है, और एक फेमस चैत्य कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में हमें दिखता है। साथ में विहार जहां पर रेसिडेंट प्लेस है, बौद्ध मॉन्क रेस्ट करते थे, वो भी हमें दिखता है महाराष्ट्र के पास कार्लेवुज, और उड़ीसा में खारवेल के द्वारा उदयगिरी हिल में विहार बनवाए गए। तो ये बौद्ध और जैन से रिलेटेड हमने आर्किटेक्चर देखे। अगली बात आती है हिंदुओं से जुड़े हुए आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे पहली बात आती है टेम्पल। इंडिया में टेम्पल का डेवलपमेंट कैसे हुआ? वैसे देखा जाए तो हमारे देश में बौद्ध और जैन से जुड़े हुए आर्किटेक्चर का जो ओरिजिन है
काफी पहले हो गया, मौर्य टाइम पीरियड में, लेकिन टेम्पल इंडिया में बनने बाद में स्टार्ट हुए। जब ब्राह्मण रीजन को लगा कि हमें भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो उसके बाद इंडिया में टेम्पल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। वरना पहले टेम्पल की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ज्यादातर जो वर्शिप होती थी वो नेचर की होती थी। किसी ट्री की वर्शिप कर ली, सन को पानी चढ़ा दिया, मून को देख लिया, ऐसे होता था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहीं भी हमें टेम्पल नहीं दिखते, वहां पर टेम्पल बिल्कुल नहीं है। वहां पर एक पशुपति शिव जरूर दिखते हैं, लेकिन वो भी एक बुजुर्ग के रूप में उनकी एक मूर्ति बनाई है, बस उसी को। ऐसे ही जब हम लोग वैदिक कल्चर में पहुंचते हैं, तो वैदिक कल्चर में भी ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी नेचर की वर्शिप करते थे। उसका रीजन था नेचर से डरते थे। तेज गड़गड़ाहट से बारिश हो जाए तो उन्हें डर लगता था, इंद्र देवता नाराज हो गए। फिर उसके बाद मौर्य पीरियड आया, तो मौर्य पीरियड में बौद्ध रिलीजन से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए टेम्पल का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर मौर्य पीरियड में, मौर्य के बाद जो बहुत सारे रूलर जो फॉरेन से आए, कुछ इंडिया में नए बने, उसके बाद इंडिया में टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ। तो आफ्टर मौर्य इंडिया में टेम्पल स्टैब्लिश होने स्टार्ट हुए, और यहीं से इंडिया में मूर्ति जो बनना था अपने आइडियल की, वो बनना स्टार्ट हुआ। चाहे शिव की मूर्ति हो, विष्णु की मूर्ति हो, वो सारी चीजें। ये टेम्पल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मूर्ति का बनना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे गुप्ता पीरियड तक टेम्पल बनना काफी ज्यादा फेमस होगा। गुप्ता लोग जो ब्राह्मण रिलीजन से जुड़े हुए थे, इन्होंने टेम्पल काफी ज्यादा बनवाए। और इंडिया में टेम्पल के 3 सिस्टम आपको दिखते हैं। एक है नागर, नागर टेम्पल सिस्टम, ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरा द्रविड़ टेम्पल, और तीसरा बेसर। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल ज्यादातर बने हुए हैं, वो नागर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साउथ इंडिया में जो बने वो द्रविड़, और नागर और द्रविड़ का जो मिक्स है, उसी को हम कहते हैं बेसर। बेसर मतलब होता है मिक्स चीजें बनना। तो नागर और द्रविड़ टेम्पल का मिक्सचर ही बेसर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में ज्योग्राफी की बात करें, तो हिमालय से लेकर विंध्यन तक, विंध्यन माउंटेन जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कनेक्ट करता है, हिमालय से विंध्यन, और विंध्यन से कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर के बाद कन्याकुमारी। इस जोन में हमें कुछ अलग अलग दिखते हैं। तो हिमालय से विंध्यन वाले प्लेस में आपको नागर टेम्पल दिखेंगे, नॉर्थ इंडिया वाले। विंध्यन से कृष्णा रिवर के बीच आपको मिक्स दिखेगा, नागर और द्रविड़ दोनों का, इसलिए इसको कहते हैं बेसर टेम्पल। यहाँ पे मिलते हैं। कई बार आपसे जोन पूछा जाए तो बड़ा सिंपल है, हिमालय से विंध्यन नागर टेम्पल, विंध्यन से कृष्णा बेसर, और कृष्णा से कन्याकुमारी द्रविड़। ऐसे इंडिया में टेम्पल का आर्किटेक्चर दिखता है। और
नागर जो सिस्टम है वो बहुत इजी वाला था, और उसका रीजन था नॉर्थ इंडिया वालों को ज्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि जितने भी अटैक होते थे वो नॉर्थ इंडिया से ही स्टार्ट होते थे, वेस्टर्न बॉर्डर से। टेम्पल बना रहे हैं, इतने में पता चला किसी का अटैक होने वाला है तो भागो भागो, ये सारी चीजें चलती रही। इस वजह से नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को ज्यादा टाइम ही नहीं मिला, लेकिन साउथ इंडिया वाले लोगों को काफी टाइम मिला टेम्पल बनाने के लिए। इसलिए नॉर्थ इंडिया के टेम्पल काफी छोटे छोटे दिखते हैं, साउथ इंडिया के टेम्पल काफी बड़े बड़े दिखते हैं। जैसे मीनाक्षी टेम्पल आप देखेंगे काफी बड़ा हुआ है। तो उसका रीजन कि इनकी हिस्ट्री कैसी रही, साथ में साउथ इंडिया में काफी ज्यादा रिसोर्स रहे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही, उसका भी इम्पैक्ट इन लोगों पर पड़ा। तो अब हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो टेम्पल का स्ट्रक्चर दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमें दिखता है नागर, तो नागर की एक बात, ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में होता है। स्क्वायर नहीं बनाता हूं मैं स्क्वायर। स्क्वायर स्ट्रक्चर में आपको नागर टेम्पल दिखेगा, और फिर इस स्क्वायर के ऊपर एक ऐसे मीनार टाइप का, इस मीनार के ऊपर कुछ चीजें रखी होंगी, फ्लैग हो सकता है, कुछ मटके में बर्तन रखा हो सकता है, या और कोई चीजें होंगी। फिर उसके बाद इस टेम्पल के चारों तरफ एक ऐसे का स्ट्रक्चर जहां से आप आ सकते हैं। फिर इसके हर तरफ आपको सीढ़ियां दिखेंगी, इन सीढ़ियों से आप लोग ऊपर की तरफ जा सकते हो। तो आप लोग भी गए होंगे कभी ना कभी टेम्पल, तो वहां आप देखेंगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है कि आप किसी भी रास्ते से ऊपर की तरफ जा सकते हो। ये नागर सिस्टम में आपको दिखता है, या आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया, हिमालय से विंध्यन तक। और ये जो हमने स्क्वायर बनाया इसको ही कहते हैं गर्भगृह। इसी में जो गॉड है उसकी मूर्ति रखी जाती है, गर्भगृह। तो गर्भगृह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्पल का, जहां पर अपने गॉड या आइडल की मूर्ति को आप रखते हैं। तो गर्भगृह में गॉड रहते हैं, और ये लगभग स्क्वायर शेप में है। ये आपको दिखता है, और गर्भगृह के ऊपर ही ये मीनार बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं शिखर। शिखर गर्भगृह के ऊपर ही अपने गॉड या आइडल की रेस्पेक्ट में बनाया जाता है, और शिखर के ऊपर कलश में कुछ चीजें रखी जाती हैं जिसे कहते हैं आम्ल। नारियल होगा, एक कलश होगा, उसको ऊपर रख दिया जाएगा। तो आमलक ऊपर की तरफ ये होता है, और जहां जिन सीढ़ियों से आप लोग आ सकते हो, चारों तरफ का जो एक किनारा है, इसी को कहते हैं अधिष्ठान। मतलब अपने देवता के यहाँ आप लोग आ सकते हो, अधिष्ठान। ऐसे ऐसे नागर सिस्टम का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। आपको बहुत सारे टेम्पल ऐसे दिखेंगे नागर सिस्टम में जो ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये नागर सिस्टम का स्ट्रक्चर। दूसरा द्रविड़। तो द्रविड़ सिस्टम के स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात, इनका जो गर्भगृह है वो रेक्टेंगुलर होता है।
स्क्वायर शेप में नहीं होता। और इस गर्भगृह के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जिसे हम कहते हैं कि इनके यहाँ जो शिखर है वो थोड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर का है। पिरामिड जो हमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन में दिखते हैं, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको साउथ इंडिया में दिखेगा। और फिर उसके ऊपर कुछ चीजें रखी होंगी, और फिर उसके बाद इस एरिया के चारों तरफ घेर दिया जाएगा। और इस टेंपल में एंट्री के लिए एक बहुत बड़ा सा गेट होगा। नागर शैली में देखा हम कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं होगा। एक ही गेट होगा जहां से आपकी एंट्री होगी। ये जो हमने बनाया तो ये गर्भगृह है। और ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर आयत की तरह है। इस गर्भगृह के ऊपर जो हमें शिखर दिख रहा है इसे कहते हैं पिरामिड शिखर। शिखर जो नागर शैली में शिखर है उसको हम कहते हैं कि ये वाला शिखर लाइन शिखर है। लाइन की तरह एकदम सीधा, लेकिन उसमें नहीं, उसमें मीनार बनी हुई है, इसलिए दोनों में डिफरेंस होता है। और कई बार यहाँ के शिखर को विमान भी कहा जाता है। साउथ इंडिया में से विमान भी कहते हैं। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जिसे आमलक हम द्रविड़ नागर में कह रहे थे, इस वाली शैली में उसे कहते हैं स्तूपिका। तो इनका ऊपर वाला पार्ट स्तूपिका के नाम से है। फिर उसके बाद इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है गर्भगृह के, उसे हम कहते हैं परकोटा वॉल। कोटा वॉल उसके चारों तरफ। और ये जो एंट्री वाला प्लेस है, एंट्री गेट है, इसे कहते हैं गोपुरम। और ये जितना बड़ा मतलब उतनी ज्यादा पावर राजा की। तो गोपुरम एंट्री गेट। नागर सिस्टम में आप बहुत जगह से एंट्री कर सकते हो, द्रविड़ सिस्टम में ऐसा नहीं। गोपुरम से ही आगे जाना पड़ा। कई बार तो ऐसा होता था गोपुरम जो टेम्पल है उससे भी बड़ा होता था, और गोपुरम से पता चलता था कि किस राजा के पास कितनी ताकत है। तो ऐसे दो सिस्टम हमें दिखाई देते हैं। ये द्रविड़ सिस्टम। और नागर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो 10 अवतार टेम्पल है, काफी ज्यादा फेमस। और ये देवगढ़ में बनाया गया है। देवगढ़ यूपी में एक प्लेस है, वहां पर 10 अवतार टेम्पल बनाए गए। तो 10 अवतार मतलब विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं, वहीं पर इसीलिए वो बनाया। 10 अवतार टेम्पल यूपी में काफी ज्यादा फेमस है। वही द्रविड़ सिस्टम में एग्जाम्पल देते हैं तो मीनाक्षी टेम्पल,
काफी ज्यादा फेमस टेम्पल, अलग अलग कलर से सजाया हुआ, और देवी पार्वती को डेडिकेटेड है वो। उसके जस्ट सामने शिव का एक टेम्पल है, लेकिन ज्यादा फेमस है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल काफी ज्यादा डेकोरेशन के साथ, उसका गोपुरम भी काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसा माना जाता है, एक थ्योरी चलती है कि भाई पार्वती और शिव के बीच डांस कंपटीशन हुआ, उसके बाद ये दोनों टेम्पल बनाए गए। तो डांस कंपटीशन की वजह से इन दोनों टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ। ऐसी इन्होंने चीजें की। तो आज हमने स्ट्रक्चर ही बस जाना है कि कैसे टेम्पल होते हैं। कल हम इन दोनों के बीच डिफरेंस, साथ में गर्भगृह का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी जानेंगे, और कैसे धीरे धीरे इस टेम्पल से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको भी जानेंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अलग अलग रूलर ने क्या क्या टेम्पल बनवाए, क्यों बनवाए, उसको भी जाने। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।